In this section of the unit 2, that is nuclear energy, we will discuss about the nuclear fusion process and the power of nuclear fusion. First of all, what is nuclear fusion? As I have already told you many times about the nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूज़न बेसिकली वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक एटॉमिक न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होके या कंबाइन करके एक भिन्न, एक डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियस और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाते हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में द्रव्यमान का अंतर होता है जो कि ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है। जैसे मैंने बताया था कि दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो जो दो स्मॉलर न्यूक्लियाई हम फ्यूज़ करते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है, उनका जो सम होता है एटॉमिक मास का, उसमें और जो हम उसको मिल के बनाते हैं तीसरा प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं, उस प्रोडक्ट का जो एटॉमिक मास होता है, दोनों के मास में डिफरेंस होता है और ये मास डिफरेंस ही एनर्जी के रूप में लिबरेट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ अ रिएक्शन in which two or more atomic nuclei are combined to form one or more different atomic nuclei and some atomic particle like neutron or proton. The difference in mass between the reactants and products. रिएक्टेंट्स क्या हुआ, जो दो न्यूक्लियाई हम फ्यूज़ कर रहे हैं दोज आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और उनको फ्यूज़ करके जो हम बना रहे हैं नया न्यूक्लियस, दैट इज प्रोडक्ट। तो द डिफरेंस इन मास बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज मैनिफेस्टेड एज आइदर द रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। आगे मैं बताऊंगा कब रिलीज होगी एनर्जी और कब एब्जॉर्ब होगी। जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब दो बड़े हैवी आयरन 56 और निकल 62 से ज़्यादा बड़े न्यूक्लियस मिलकर के, काफ़ी बड़े दो न्यूक्लियस मिलकर के एक तीसरा बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो एनर्जी हमको देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो द डिफरेंस इन मास बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज मैनिफेस्टेड एज आइदर द रिलीज एब्जॉर्ब और एब्जॉर्प्शन। तो जब दोनों को हम फ्यूज़ करेंगे तो या तो एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी। दिस डिफरेंस इन मास अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियाई बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ये जो डिफरेंस होता है द्रव्यमान में, मास में, दिस इज ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। Fusion in this process, fusion is the process that powers active or main sequence stars or other high magnitude stars। ये जो फ्यूज़न प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, सूर्य में जैसे होता है कि फ्यूज़न प्रोसेस हमेशा होता रहता है, उसमें हीलियम और हाइड्रोजन हमेशा फ्यूज़ होते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। ए फ्यूजन प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस nuclei lighter than iron 56 or nickel 62 will generally release energy। ऐसे फ्यूजन प्रोसेस जिसमें जो प्रोडक्ट होता है, वो जो प्रोडक्ट का न्यूक्लियाई होता है वो अगर आयरन 56 या निकल 62 से हल्का होता है तो इसमें ज़्यादातर एनर्जी रिलीज होती है। These elements have relatively small mass per nucleons and large binding energy per nucleon. Fusion nuclei lighter than these releases energy and exothermic process। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एज वी नो दैट व्हेन एनर्जी इज लिबरेटेड और रिलीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो आयरन 56 या निकल 62 से छोटा होता है तो क्या होता है, एनर्जी इसमें रिलीज होगी एंड दिस प्रोसेस विल बी वर्क एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। while fusion of heavier nuclei results in energy retained by the product nucleons। जब
हम हैवी न्यूक्लियाई का फ्यूज़न करते हैं और बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसमें क्या हो गया, प्रोडक्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि जब एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगा, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब ए फ्यूजन प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यूक्लियाई लाइटर दैन आयरन 56 और निकल 62 से लाइटर प्रोडक्ट जब बनेगा, तब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी फ्यूजन प्रोसेस में। और जब इससे हैवी होगा, दो हैवी न्यूक्लियस मिल करके अगर हम हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एंड इट विल वर्क एज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या ऐसे प्रोसेस करते हैं, द रिलीज ऑफ एनर्जी, मैं आपको बता दूं, फ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा ही तारों में, ये चीज़ मैं एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, ये जो यहाँ दिया था, वाइल फ्यूज़न ऑफ दैट, ये दिया हुआ था, द डिफरेंसेस इन मास अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी। लास्ट में लिखा हुआ है, फ्यूज़न इज द प्रोसेस दैट पावर्स एक्टिव और मेन सीक्वेंस स्टार्स और अदर हाई मैग्नीट्यूड स्टार्स। इट मीन्स फ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा ही तारों से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। लेकिन वह फ्यूज़न प्रोसेस जिसमें फ्यूज़न के उपरांत बनने वाला एटॉमिक न्यूक्लियस आयरन 56 या निकल 62 से छोटा होता है, उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लिबरेट होती है। लेकिन भारी नाभिकों के फ्यूज़न में जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है, हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी हमको देनी पड़ेगी प्रोसेस में। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे होगा, जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं उनके फ्यूज़न से ऊर्जा रिलीज होती है। इसका जो मेन कारण है वो दो अपोजिंग फोर्सेस है। क्या, कौन कौन से फोर्स लगते हैं, टू अपोजिंग फोर्सेस इसके प्रोसेस में देखेंगे। पहला फोर्स लगता है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में कंबाइन करते हैं, और दूसरा लगता है कूलाम्ब फोर्स। कूलाम्ब फोर्स क्या होता है, जिसके द्वारा प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बाउंड रहते हैं, बंधे रहते हैं। तो जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं, हल्के नाभिक बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनमें प्रोटॉनों की संख्या कम होती है, जिसके कारण न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देता है, और हल्के न्यूक्लियस को फ्यूज़न द्वारा एक भारी न्यूक्लियस में बदलने पर एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है, जो कणों के बीच नेट अट्रैक्शन से हमें मिलती है। ठीक है, तो इसके प्रोसेस में पढ़ेंगे, द रिलीज ऑफ एनर्जी विद द फ्यूजन ऑफ लाइट एलिमेंट इज ड्यू टू द इंटरप्ले ऑफ टू अपोजिंग फोर्सेस, द न्यूक्लियर फोर्स which combines together protons and neutrons, and the Coulomb force which causes protons to repel each other. Protons are positively charged and repel each other by the Coulomb force, but they can nonetheless stick together, demonstrating the existence of another short range force referred to as nuclear reaction. ठीक, फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है हल्के नाभिक या लाइट न्यूक्लियस के फ्यूज़न से ऊर्जा रिलीज होती है, इसके दो मुख्य अपोजिंग फोर्सेस है। पहला न्यूक्लियस फोर्स, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में आपस में कंबाइन करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करते हैं, और दूसरा कूलाम्ब फोर्स है, जो कि प्रोटॉन सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगाता है, रिपेल करता है प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं। हल्के जो न्यूक्लियस हैं, जो लाइट न्यूक्लियस हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनमें प्रोटॉनों की संख्या बहुत कम होती है। इस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स को लगभग समाप्त कर देता है, ओवरकम कर देता है।
और हल्के न्यूक्लियस को फ्यूज़न द्वारा एक भारी न्यूक्लियस में बदलने पर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ होती है, जो मिलती है, जो कणों के बीच एक नेट अट्रैक्शन से प्राप्त होती है। ठीक, आगे है फ्यूज़न पावर्स स्टार्स एंड प्रोड्यूसेस virtually all element in a process called nucleosynthesis। तारों में ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसमें लगभग सभी तरह के तत्व न्यूक्लियर सिंथेसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। द सन इज अ मेन सीक्वेंस स्टार एंड एज सच जनरेट्स इट्स एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम। सूर्य में होता क्या है, सूर्य में हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हीलियम में बदल जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक ना। द सन इज अ मेन सीक्वेंस स्टार एंड एज सच जनरेट्स इट्स एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम। हाइड्रोजन मिलकर किस में होता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हीलियम और हाइड्रोजन का फिर इस तरह से चेन रिएक्शन चलता रहता है। इन इट्स कोर the sun fuses 620 million metric tons of hydrogen and makes 606 million metric tons of helium each second। सूर्य का जो कोर है, जो सन का कोर है, उसमें 620 मिलियन टन हाइड्रोजन पर सेकेंड फ्यूज होता है और लगभग 606 मिलियन मेट्रिक टन हीलियम पर सेकेंड प्राप्त होता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन वंस अगेन। द सन इज द मेन सीक्वेंस स्टार एंड एज सच जनरेट इट्स एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम एंड अगेन इट इन इट्स कोर द सन फ्यूजेज 620 million metric tons of hydrogen and make 606 million metric tons of helium each second। The fusion of lighter elements in star releases energy and the mass that always accompanies it। सूर्य के कोर में 620 मिलियन टन हाइड्रोजन पर सेकेंड फ्यूज होता है और लगभग 606 मिलियन मीट्रिक टन हीलियम हमें पर सेकेंड प्राप्त होता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को हम नीचे अभी चेन रिएक्शन है, इस चेन रिएक्शन से समझेंगे कि सूर्य से कैसे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। तो इस चेन रिएक्शन में है द फर्स्ट स्टेप इन ऑल द ब्रांचेस। बहुत सारे चेन रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, तो कई ब्रांचेस में उसको हम कह सकते हैं कि कई ब्रांचेस में रिएक्शंस चल रहे होते हैं। लाखों लाख चेन रिएक्शन एक साथ सूरज में चल रहे होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन ऑल द ब्रांचेस इज द फ्यूजन ऑफ two protons into deuterium। As the proton fuse, one of them undergoes beta plus decay, converting into a neutron by emitting a positron and an electron neutrino, though a small amount of deuterium is produced by the PEP reaction। You can see the reaction below। Proton plus proton is equal to 1d2 प्लस ए पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। जो VE लिखा है दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और E के ऊपर जो प्लस लिखा है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या वी कैन से इट इज़ ए पॉजिट्रॉन। और कितनी एनर्जी निकल रही है, 1.442 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को हम इस चेन रिएक्शन से समझ सकते हैं कि P प्लस P जो है, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, दैट इज नथिंग बट 1H1 प्लस 1H1 इज इक्वल टू 1d2 ड्यूटेरियम बन रहा है, प्लस E प्लस जो लिखा है दैट इज पॉजिट्रॉन, प्लस VE जो लिखा है दैट इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, प्लस 1.442 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब द पॉजिट्रॉन विल प्रोबेबली एनिलेट विद एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू 2 गामा रेज, इंक्लूडिंग दिस annihilation and the energy of the neutrino, the whole reaction has a Q value।
Q value means released energy of 1.442 mega electron volt. The relative amounts of energy going to the neutrino and to the other product is variable. This reaction is extremely slow due to it being initiated by the weak nuclear force. The average proton in the core of Sun waits 9 billion years before it successfully fuses into another proton. एक एवरेज प्रोटॉन सन के कोर में 9 बिलियन ईयर तक वेट करता है फ्यूज़ होने के लिए। 9 बिलियन ईयर्स लग जाते हैं एक हाइड्रोजन को फ्यूज़ होने में सूरज के अंदर। ठीक है, तो it has not been possible to measure the cross section of this reaction experimentally because of these long time scales. After it is formed, the deuterium produced, उस रिएक्शन के बाद क्या होगा, जो पहला रिएक्शन मैंने बताया था आपको, P प्लस P इज इक्वल टू 1d2 प्लस 1 पॉजिट्रॉन प्लस 1 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस 1.442 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, तो इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू मेजर द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टाइम स्केल। आफ्टर इट इज़ फॉर्म द ड्यूटेरियम, तो पहले रिएक्शन के बाद क्या होगा, जो 1d2 हमें मिला, द ड्यूटेरियम प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेज कैन फ्यूज विद अनदर प्रोटॉन्स टू प्रोड्यूस द लाइट आइसोटोप ऑफ हीलियम। ये जो चेन रिएक्शन था पहले हुआ P प्लस P इज इक्वल टू 1d2 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और एनर्जी रिलीज हुई 1.442 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्दर फिर इस ड्यूटेरियम में क्या होगा, फिर हाइड्रोजन से फ्यूज़न हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1d2 प्लस 1h1, इट बिकम्स इक्वल टू 2he3 प्लस गामा रेज प्लस 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो जब फर्दर इसका हाइड्रोजन से होगा तो हमें हीलियम मिलेगा। आफ्टर इट इज़ फॉर्म द ड्यूटेरियम प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टेज कैन फ्यूज विद अनदर प्रोटॉन टू प्रोड्यूस द लाइट आइसोटोप ऑफ हीलियम। 2he4 हीलियम है, तो मैंने बताया था ना, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होती रहती है, वो सेम प्रोडक्ट के आइसोटोप्स होते हैं। तो 2he4 यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए चेंज हो गई संख्या, तो 2he4 होता है हीलियम, तो यहाँ 2he3 है, मीन्स इट इज़ आइसोटोप ऑफ हीलियम। तो 1d2 प्लस 1h1 इज इक्वल टू 2he3 प्लस गामा प्लस 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी लेवल और बढ़ गया, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू वन मॉडल ऑफ द सन 83.3% of the helium produced is produced via branch 1, while branch 2 produces 16.68% and branch 3.02%. Since half the neutrinos produced in the branches 2 and 3 are produced in the first step synthesis of deuterium, only about 8.35% of neutrinos come from the later steps and about 91.65% are from deuterium synthesis। होता क्या है, सभी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न ऊर्जा से बहुत अधिक होती है। इसके कारण यह है कि न्यूक्लियस को होल्ड रखने के लिए बाइंडिंग एनर्जी उस ऊर्जा से अधिक होती है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में बांधे रखता है। ठीक है, एक फ्यूज़न रिएक्शन पे विचार करते हैं जिसमें ड्यूटेरियम और फ्रीजियम आपस में फ्यूज़ होते हैं और इनके रिकम्बिनेशन से एक हीलियम एटम और फास्ट न्यूट्रॉन पैदा होता है। ठीक है, जब ये दो हैवी आइसोटोप आपस में मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा मास रह जाता है वो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमको मिलता है और ये ऊर्जा आइंस्टीन के फार्मूला E=mc² के थ्रू प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। देयर इज़ ऑल्सो, ठीक है,
तो 1H2 प्लस 1H3 इज इक्वल टू 2He4। इसका जो अगला स्टेप होगा उसमें दिया नहीं है शायद, हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, 1H2 प्लस 1H3 इज इक्वल टू 2He4 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन प्लस 14.1, इसमें क्या होगा, 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी मिलेगी। तो होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होने के लिए यह आवश्यक है कि दो न्यूक्लियस को इतना पास ले आएं कि न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाए और ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाएं। ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउ यू कैन सी, जब वो इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ, 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिला। अब क्या करते हैं, 1H2 और 1H3 का जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, 2He4 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, हाउएवर another solar model from around the same time gives only 7.14% of neutrinos from the later steps and 92.86% from the synthesis of deuterium. The difference is apparently due to slightly different assumption about the composition and metallicity of the sun. Now the process will be very much clear from this diagram. As you can see in this diagram, चेन रिएक्शन, जैसे हमने तो 2 ही 3 उसमें दिखाया, ऐसे पूरी सीरीज़ लगी रहेगी, बहुत सारे चेन रिएक्शन, लाखों चेन रिएक्शन इस तरीके से चलते रहेंगे। देखिए आप 1H है, तो उससे क्या हो रहा है, दोनों को करके उससे क्या बना, हमें हीलियम मिलेगा। ठीक है, फिर उसका फर्दर रिएक्शन होगा, फिर उसका फर्दर रिएक्शन होगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनते रहेंगे और एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी। ठीक है, so there is also the extremely rare pp branch 4 other even rarer reaction may occur. The rate of these reaction is very low due to very small cross section or because the number of reaching particle is so low that any reaction that might happen are statistically insignificant. तो ये रिएक्शन हमारा हो गया 2He3 प्लस 2He3। अब हीलियम के दो आइसोटोप आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2He4 प्लस 21H1 प्लस 12.859 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हमको मिल रही है इस डायग्राम के अनुसार। ठीक है, तो अब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं फ्यूज़न पावर को एक बार, कि एक फ्यूज़न रिएक्शन पे अगर हम उसको सोचते हैं जिसमें ड्यूटेरियम और ट्रीजियम आपस में फ्यूज़ होते हैं, मान लो एक फ्यूज़न रिएक्शन है जिसमें ड्यूटेरियम और ट्रीजियम आपस में आपस में फ्यूज़ होते हैं, इनके रिकम्बिनेशन से एक हीलियम एटम और एक फास्ट न्यूट्रॉन पैदा होता है। जब ये दो हैवी आइसोटोप आपस में मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा मास रह जाता है तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमको मिलता है, और ये एनर्जी आइंस्टीन फार्मूला E इज इक्वल टू mc² के अनुसार होगी। लाइक 1H2 प्लस 1H3 इज इक्वल टू 2He4 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होने के लिए यह आवश्यक है कि दो न्यूक्लियस को इतना पास ले आएं कि न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाए और ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाए। जब दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव होगा तो ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे। और न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन ये जनरली क्या होता है, हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर पर होते हैं। जो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होते हैं वो हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर पर होते हैं। बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में से निकल जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल जाते हैं और उससे एक आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा बनता है। इस अवस्था में रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियस को एक दूसरे से दूर रखता है
जो न्यूक्लियस को एक दूसरे से दूर रखता है वो ओवरकम हो जाता है, और हल्के तत्वों के नाभिक अब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आपस में फ्यूज हो जाते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो होता क्या है कि energy released in most nuclear reaction is much larger than the chemical reaction, because the binding energy that holds a nucleus together is greater than the energy that holds electron to a nucleus। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन को बाइंड करके जो एनर्जी रखती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन तो जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड करके रखती है। इस वजह से जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी तुलना में न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। तो दिस वाज द कंप्लीट न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, पावर एंड द पावर वी कैन गेट, the energy we can get from the process of nuclear fusion. In the next lecture, we will discuss in detail the nuclear fission and the difference between the nuclear fission process and the nuclear fusion process.